जय हिंद दोस्तों। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर में हम देखने वाले हैं 27 अगस्त 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 रिलीज बाय नीति आयोग। देखिए, इंडिया इस समय क्या है, इंडिया इस समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है ना। इसके लिए हमारे इंडियन स्टेट्स के सामने कौन कौन से प्रॉब्लम आ रही हैं, या हमारे इंडियन स्टेट्स का क्या स्टेटस है इस एक्सपोर्ट के मामले में, इन्हीं सबको देखने के लिए नीति आयोग ने ये इंडेक्स को जारी किया, ठीक है ना। नीति आयोग के साथ यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी मिला हुआ है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर ही ये इंडेक्स को जारी किया, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच नीति आयोग रिलीज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टेट। उनके बेस पर ही नीति आयोग ने सभी स्टेट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिलीज किया है, उन्हीं के बेस पर है। तो देखा जाए तो यहाँ पर चार जो मेन पिलर हैं वो हैं पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन्हीं चार पिलर्स के बेस पर नीति आयोग ने अपने सारी इंडेक्स को बनाया है। हालांकि इसके अलावा 11 सब पिलर्स भी इस इंडेक्स में शामिल किए गए हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पहले टाइप की अपने आप में पहले टाइप की इंडेक्स है जो इस बार जारी की गई 2020 में। 2020 में इस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात जो हमारा स्टेट है वो सबसे ज्यादा आगे रहा है एक्सपोर्ट के मामले में। उसने सबसे अच्छा एक्सपोर्ट करके दिखाया है, जिसको फॉलो किया है महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने। इसके अलावा तीन और भी कोस्टल स्टेट्स हैं जो टॉप 10 में रहे हैं, जैसे कि केरला, उड़ीसा और कर्नाटका। ऐसे 6 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, ये इंडेक्स इंडिया के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमको एक सच्चाई बताई। वो सच्चाई ये है कि हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं वो अभी भी बहुत लैग कर रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करने में, जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप एक फैक्ट को देखें तो देयर आर ओनली 10 स्टेट इन द कंट्री विच हैव अ बिजनेस गाइड, और there are only 15 states in the country which have an online portal for export business. सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के सामने, इसको हमें आगे निकलना है, इसको हमें खत्म करना है। अगर एक और हम फैक्ट देखें तो इंडिया का टोटल 70% जो एक्सपोर्ट है वो केवल 5 स्टेट ने होल्ड करके रखा हुआ है। यानी बाकी का जो एक्सपोर्ट है वो बाकी के स्टेट मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी के स्टेट बहुत इनएक्टिव हैं एक्सपोर्ट करने में। तो इंडिया को इस पर काम करना होगा। ये हमारे सामने आंकड़ा आया है। जो 5 राज्य हैं वो ध्यान कर लीजिए: महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो नीति आयोग का नाम आया है, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें वो हमें ध्यान करनी होंगी। नीति आयोग की पूरा नाम आपको ध्यान करना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में एक आयोग था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, उसी को रिप्लेस करके हमने नीति आयोग को बनाया था। फॉर्म हुआ था ये 1 जनवरी 2015 को, ये आपको याद रखना है। जो नीति आयोग के चेयरपर्सन रहेंगे वो इंडिया के जो भी पीएम रहेंगे वही इसके चेयरपर्सन रहेंगे, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी अपने पीएम हैं, तो इसलिए वही इसके चेयरपर्सन है। अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करेंगे तो डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो अमिताभ कांत इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देर आर 3 फुल टाइम मेंबर्स ऑल्सो इन नीति आयोग। नाम याद कर लीजिए: डॉक्टर वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्रा और डॉक्टर वी के पॉल। ये 3 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। देखिए, 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को भी नीति आयोग में इनवाइट किया था। ये नीति आयोग के मेंबर नहीं थे, बट फॉर द टाइम बीइंग कुछ कंसल्टेशन करने के लिए, कुछ सजेशन करने के लिए 2018 से कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को भी नीति आयोग में ऐड करा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंसल्टेशन पर, ठीक है ना। वो आपको एक बार ध्यान रखना है, बस मेन ये आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। देखिए, वियतनाम इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, भारत का पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के ईस्ट में, भारत के पूर्वी दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट देश है भारत की नजरों में, ठीक है ना। भारत की नजरों में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियो पैसिफिक रीजन में भारत और वियतनाम की दोस्ती कई आगे कारनामे करने वाली है, कर चुकी भी है। ध्यान रखिए, अभी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि भारत वियतनाम दोनों ने ही अभी अपनी 17th ज्वाइंट मीटिंग को किया था थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही ये हुआ था, क्योंकि कोरोना का इस समय सारा समय चल रहा है, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मीटिंग की गई थी। देखिए, इसमें भारत की ओर से जो शामिल हुए थे वो थे भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और इनके काउंटर पार्ट जो थे वियतनाम के वो थे डॉक्टर फाम बिन मिन। ये दोनों शामिल हुए थे। दोनों ने शामिल होकर चर्चा की, डिस्कशन किया,
about the coordination of both the countries, about the cooperation both the countries in different sectors. There are some nuclear energy या ओशनिक कोऑर्डिनेशन जो है या स्पेस टेक्नोलॉजी में जो कोऑर्डिनेशन है उसको ही बढ़ाने में इन दोनों देशों ने चर्चा की थी आपस में किस तरह इसको बढ़ाया जाए। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, भारत प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है या हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो संगठन काम करते हैं, दो यहाँ पर काम करते हैं। एक तो आसियान है यहाँ पर जो इन क्षेत्र में रहने वाले देशों का संगठन है, और एक दूसरा है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो इस 17th मीटिंग में दोनों ही देशों ने इस बात पर भी चर्चा की है कि कैसे जो आसियान का आउटलुक है, कैसे जो उसके रूल्स रेगुलेशन है, जो कैसे जो उसके एम्स हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए, उनको कैसे दोनों देश मिलकर फॉलो करें, और जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इस पर भी दोनों देशों ने बात की है। ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का नाम आया है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले ईस्ट एशिया समिट हुई थी जहां पर हमारे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको प्रपोज किया था। ये है क्या? देखिए, भारतीय प्रशांत क्षेत्र में यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं वो सब देश आपस में मिलकर काम करें, इसके लिए बहुत सारे संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी काम के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को प्रपोज किया था कि यहां पे जो जरूरतमंद देश हैं, जो और भी स्ट्रांग कंट्रीज हैं, वो आपस में मिले और आपस में मिलकर एक अच्छा सा कोई काम करें, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, साथ में मिलकर काम करें। ऐसा प्रपोजल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले ईस्ट एशिया समिट में दिया था, तो वही यहां पे हमने बात की है। क्योंकि यहां पे नाम आया है इंडिया वियतनाम का, तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इंडिया और वियतनाम दोनों ही अभी हाल फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों ही इसके मेंबर हैं नॉन परमानेंट, और दोनों ही 2021 तक काम करेंगे। ठीक है, एक बात और अगर हम देखें तो इंडिया और वियतनाम के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है मिलन। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि मिलन किन देशों के बीच में होता है, तो वो इंडिया और वियतनाम है। इसी तरह जो आसियान देश हैं यानी आसियान के जो रक्षा मंत्री हैं, दोनों ही देश उसकी मीटिंग में भी हिस्सा लेते हैं। इसकी मीटिंग को हम कहते हैं एडीएमएम प्लस। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि एडीएमएम प्लस क्या है तो हम कहेंगे इज अ मीटिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ आसियान एंड इंडिया। ठीक है, वियतनाम का नाम आया है तो इसकी करेंसी याद कर लीजिए, वियतनामी डोंग बोलते हैं इसको, और कैपिटल इसकी है हनोई। ये दोनों बातें आपको ध्यान करनी है। देखिए, आपको मैप में दिख रहा है ये अपना इंडिया है और ये कंट्री जो है ये है अपनी वियतनाम, जो येलो कलर में मैंने आपको शो की है ये है वियतनाम, छोटी सी कंट्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है किरण के बारे में। ये किरण क्या है एक बार समझते हैं। देखिए, इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटल स्ट्रेस में हैं। किसी की नौकरी चली गई है, किसी को इकोनॉमिक क्राइसिस है, किसी को और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, कोई अपने घर में बंद हो गया है, कोई कहीं जा नहीं पा रहा, आ नहीं पा रहा, ठीक है ना, किसी के कुछ लोग कहीं और फंसे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन के चलते लोग मेंटल स्ट्रेस में हैं। ठीक है ना, मेंटल स्ट्रेस में है, इसीलिए उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे टाइम में हमारा जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने क्या किया, एक टोल फ्री नंबर इशू किया है जिसको नाम दिया है किरण। क्या करेंगे, ये टोल फ्री नंबर टोटल सपोर्ट देगा आपको। ठीक है, कैसे सपोर्ट देगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा आपको, आपको डिस्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए सपोर्ट देगा, आपको फर्स्ट एड की सपोर्ट देगा। ठीक है, जो भी डेविएंट बिहेवियर्स हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए आपको सपोर्ट देगा, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा टिप्स देगा। तो ऐसा ये नंबर आप करेगा। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो आप फ्रीली यहां पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बताऊंगा। अच्छी बात यह है कि टोटल 13 लैंग्वेजेस में यहाँ पर हमारे पास वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं जो आपसे टोटल 13 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। हमारे पास समय 668 टोटल वॉलंटियर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, जिनकी टोटल कैलिबर जो है वो 1 घंटे में 300 क्लाइंट्स को लेने की है। यानी 1 घंटे में 300 कॉल ये ले सकते हैं 668 वॉलंटियर मिलकर। तो ऐसा कि हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मानसिक तनाव जो है ना वो वाकई में बहुत मुश्किल होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि मानसिक तनाव के स्थिति में लोग सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। ठीक है ना, पैनिक अटैक्स बहुत सारे होते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे सभी जो मुद्दे हैं, सभी जो मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं, उसका जो लोग सामना कर रहे हैं, तो इमरजेंसी में उसको सहायता करने के लिए हमने नंबर शुरू किया है। ये हेल्पलाइन नंबर है, तो आपके आस पड़ोस में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप यूज कर सकते हैं इस नंबर का। तो आपको ध्यान रखना है, किरण उसका नाम है, जो मेंटल रिहेबिलिटेशन हमको प्रोवाइड कराएगा टोल फ्री नंबर के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, WHO अफ्रीकन रीजन वाइल्ड पोलियो फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए, अपने दुनिया में एक संगठन है उसका नाम है WHO।
ठीक है। ये डब्ल्यूएचओ क्या है, नाम से क्लियर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बहुत सारे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता रहता है। कोरोना के काल में भी बहुत सारे काम ये कर रहा है, बहुत सारे एड ये प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारे देशों को। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, डब्ल्यूएचओ ने पूरे वर्ल्ड को 6 रीजन्स में बांट रखा है, ठीक है ना। उन 6 रीजन्स में से टोटल 5 रीजन ऐसे हैं जो पोलियो के डिसीज से फ्री हो गए हैं, यानी जहां पर अब कोई भी पोलियो का रोगी नहीं है, ठीक है ना। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में जो अभी हमारी अफ्रीकी रीजन है, यानी जो अफ्रीकन रीजन है जिसमें टोटल 47 कंट्रीज डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत आती हैं, तो इस पूरे रीजन में अभी डब्ल्यूएचओ ने देखा कि पिछले 4 सालों में कोई भी पोलियो केस यहां पे नहीं आया, इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने अभी इसको पोलियो फ्री कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ जो डब्ल्यूएचओ के 6 रीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड के, उसमें से 5 रीजन अब पोलियो से मुक्त हो चुके हैं, पोलियो से फ्री हो चुके हैं, ठीक है ना। केवल एक रीजन रह गया है जहां पे पोलियो के अभी भी केसेस मिलते हैं, जिसमें 2 देश आते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, डब्ल्यूएचओ ने 1988 में 1988 में 6 संस्थाएं कुल थी, जिसमें से एक थी डब्ल्यूएचओ और 5 और थी। इन 6 की 6 संस्थाओं ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम था ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, ठीक है ना। इसके तहत इन्होंने क्या किया, बहुत सारा वैक्सीनेशन किया, बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट कराया, बहुत सारा और भी ऐड दिया, जिसके द्वारा इनका मकसद था कि पोलियो को पूरे दुनिया से हटाना है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने किया, उसके तहत ही अभी कांग्रेचुलेट भी किया है 47 कंट्रीज को जहां से पोलियो फ्री हो गया है, जो रीजन पूरा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव कब शुरू किया गया, 1988 में। अगर पूछेगा आपसे डब्ल्यूएचओ अफ्रीकन रीजन में कितनी कंट्रीज हैं, तो हम बोलेंगे 47, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ की बात आई है तो उसके बारे में बहुत सारी न्यूज आपको पढ़नी है। देखिए डब्ल्यूएचओ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार कई एग्जाम में पूछा चुका है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये आप याद कर लीजिए। इसकी जो स्थापना है, जो इसकी फॉर्मेशन है, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ये आपको याद रखना है। और इसके जो इस समय डायरेक्टर जनरल हैं, ये बहुत अभी न्यूज़ में आए थे, टेड्रोस एधनोम इनका नाम है, ये आप याद कर लीजिए। टेड्रोस एधनोम अभी न्यूज़ में हाल फिलहाल रहे थे, तो इनका नाम आपको ध्यान करना ही करना है, ठीक है ना। ये वो 6 एजेंसीज हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया। हमारा जो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है, उसमें टोटल 6 कंट्रीज ने मिलकर शुरू किया था, डब्ल्यूएचओ, सीडीसी, यूनिसेफ, रोटरी, बीएमजीएफ और जीएवी आई। ये पांचों 6 एजेंसीज हैं, इन्होंने मिलकर काम शुरू किया था। 1988 में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक जो है वो 6 में से 5 एरिया में मुक्त हो चुका है पोलियो, और एक में रह गया है, तो वो भी धीरे धीरे बहुत जल्दी हम लोग उसको भी खत्म कर लेंगे। ऐसी न्यूज हमने पढ़ी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज कुछ पर्सनालिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। पोलोमी घातक, ये एक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1983 को, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में जन्मी थी। तो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनका करियर बहुत लंबा रहा है, 1998 से लेकर 2016 तक ये एक्टिव प्लेयर थी टेबल टेनिस की, और इसके बीच में इन्होंने 3 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और 7 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। तो अच्छी प्लेयर थी, अच्छे स्तर की प्लेयर थी। अब हुआ क्या है, करंट में न्यूज़ ये है कि 2017 में जब ये मदरहुड स्टेट में थी, यानी मातृत्व की स्थिति में थी, जब ये माँ बनी थी, तब से बाद में ये अपने खेल को दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई, और अब उन्होंने क्या किया है, 37 की एज में यानी 37 साल की उम्र में अभी उन्होंने टेबल टेनिस को बाय बाय कह दिया है, अभी यहाँ से उन्होंने संन्यास ले लिया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये अपने न्यूज़ में आ गया। आपसे पूछेगा पोलोमी किस खेल से संबंधित है, हमारा आंसर होगा टेबल टेनिस। इंडियन प्लेयर है, ध्यान रखना है। Here are some achievements and honors of Polomi. दे आप देख रहे हैं बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। Lastly he won the silver in Commonwealth 2010, ये आपको याद रखना है। कुछ इनके अचीवमेंट है, एक बार ध्यान कर लेंगे तो आपको नंबर लेने में आसानी होगी, यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला नाम ध्यान करना है विनय टोन्स का। विनय टोन्स को अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ बनाया गया है। देखिए विनय टोन्स जो थे ना, विनय टोन्स 1988 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है ना। अभी क्या है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है उसके जो एमडी थे जिनका नाम था अश्विनी भाटिया, अभी अश्विनी भाटिया को वहां से हटाकर ले आए हैं एसबीआई में, ठीक है ना। जो अश्विनी भाटिया थे इनको एसबीआई का एमडी और एमडी बना दिया गया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो अश्विनी भाटिया की जगह हमने क्या किया है, विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ बना दिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन है, विनय टोन्स,
ठीक है। और एसबीआई के इस समय एमडी कौन बन गए हैं अब? अश्वनी भाटिया। समझ में आया ना? अभी दो नाम आए, एसबीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड, इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप ध्यान कर लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन है इस समय इसके रजनीश कुमार। ध्यान कर लीजिए, देखिए स्टेट बैंक के चेयरपर्सन हो गए रजनीश कुमार और एमडी कौन हो गए? अभी पढ़ा हमने, अश्विनी भाटिया। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है और इसको बनाया गया था 1955 में, 1 जुलाई 1955 को ये बना था, याद कर लीजिए। ऐसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड जो कि एक सब्सिडायरी है एसबीआई की ही, इसको बनाया गया था 1987 जून में और इसके स्पॉन्सर मैंने बताया आपको एसबीआई है। इसका मुख्यालय जो है वो क्या है? मुंबई है। तीन नाम ध्यान रखने हैं, रजनीश कुमार चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई, ठीक है, अपना अश्विनी भाटिया एमडी ऑफ एसबीआई एंड विनय टोन्स एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये आपको यहां से याद करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक बैंकिंग संबंधी न्यूज देखनी है जो आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, अभी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, किसके लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया है? क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए। कैसे? हमारे देश में जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स किसान जो हैं, ठीक है, इनको कई तरह के लोन चाहिए होते हैं, कई तरह के इनके क्लेम रहते हैं जो इनकी लैंड के बेस पर मिलते हैं, जो इरिगेशन टाइप के बेस पर मिलते हैं, जो इनकी क्रॉप की क्वालिटी पर के बेस पर मिलते हैं। ठीक है ना? अब इन सबको देखने के लिए, इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एक इमेजिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बेस पर प्रॉपर मेजरमेंट हो पाता है, तभी इन फार्मर्स को लोन या क्लेम मिल पाता है। ठीक है, तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी क्लाइंट है, यानी किसान जो हमारे हैं, उनकी क्रॉप को देखने के लिए, क्रॉप ऑब्जर्वेशन के लिए, वहां पे इरिगेशन के ऑब्जर्वेशन के लिए, उनकी लैंड के ऑब्जर्वेशन के लिए हमने क्या किया है, इमेजिनरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होते हैं उनका हमने यूज किया है, उनका आईसीआईसीआई ने यूज करा है। यानी सैटेलाइट डेटा का वो यूज करेगा जो मेजर करने में उनको सहायता करेगा, जो पैरामीटर्स देगा उनको, ताकि वो लैंड इरिगेशन और क्रॉप पैटर्न्स को जस्टिफाई कर पाए, उनको मेजर कर पाए। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक वो पहला बैंक है जो सैटेलाइट डेटा को यूज कर रहा है, किसके लिए? क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? जितने अच्छे फैक्ट होंगे, जितने अच्छे फैक्ट हम लोग यूज करेंगे, उतने ही अच्छे लोन मिल पाएंगे, उतने अच्छा लोन क्लेम हो पाएगा फार्मर्स के लिए। देखिए तीन चार तरह के ये आंकड़े यूज करता है जो बैंक है वो, क्या कहते हैं, उपग्रह से। पहला तो है ये कि वर्षा के आंकड़े, है ना, जो रेनफॉल है और जो टेम्परेचर डेटा है वो पिछले सालों में कैसा उस लैंड पर रहा है, उसके थोड़े से फैक्ट से लेता है वहां से। जो मॉइस्चर है सॉइल में उसका लेवल क्या है, जो वहां पे सरफेस वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, जो क्रॉप की हेल्थ है वो कैसी है, जो हार्वेस्टिंग वीक्स हैं वो कैसे हैं, ऐसे कुछ डेटा ये अपने सैटेलाइट के डेटा से लेता है। तो आईसीआईसीआई बैंक अभी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल 3 स्टेट में कर रहा था, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में। यहाँ पे 500 से मोर गांव थे जहां पे यूज कर रहा था। अभी वो इसको लॉन्च करने वाला है पूरी कंट्री में, थ्रू आउट 63,000 विलेजेस में वो इसको लॉन्च करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको याद करनी है अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसके सीईओ इस समय जो है वो है संदीप बख्शी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक एक इंडियन फर्म है, इंडियन एक फाइनेंस फर्म है जिसको 1994 में बनाया गया था। ये भारत का एक निजी बैंक है। ठीक है ना? निजी, प्राइवेट शेयर होल्डिंग है इसकी, गवर्नमेंट का इसमें इतना रोल नहीं है जितना प्राइवेट का है। तो निजी बैंक है भारत का, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक मोस्ट फेमस बुक इस समय लॉन्च होने वाली है अभी सितंबर में, क्रिकेट द्रोणा इसका नाम है। 2 सितंबर को ये लॉन्च होने वाली है। अब देखिए यहां पे आपको दो नाम याद करने हैं। ये बुक जिसने लिखी है ना, वो है जतिन परांजपे, जिनके साथ में है आनंद वसु। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। लेकिन ये बुक जिसके बारे में है वो है कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, या इनको हम वासु परांजपे भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो बुक है ये इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है, किस तरीके से जो इंडियन के रिनोन क्रिकेटर थे, सचिन तेंदुलकर थे या सुनील गावस्कर हैं, या फिर अपने अनिल कुंबले हैं, इन सब की लाइफ पर, इन सब के करियर पर जो वासु परांजपे हैं उनका क्या इफेक्ट रहा था, क्या उनका प्रभाव रहा था, ये बुक यही हमें शो करती है। ठीक है ना? दो नाम, ये बुक किसके बारे में है? वासुदेव परांजपे के बारे में है। अगर पूछेगा किसने लिखी है, जतिन परांजपे और आनंद वसु ने लिखी है। बुक का नाम ध्यान रखिए, क्रिकेट द्रोणा ये बुक का नाम है। इसको पब्लिश करने वाले जो है वो है पेंगुइन पब्लिशर, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो ये बुक आपको यहां से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं, बस अनाउंस किए गए हैं, ध्यान रखिए। तो 2020 में टोटल
73 अवार्डी हैं, 73 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए चुना गया है। इनको हम लोग देखेंगे टोटल 7 कैटेगरी, 7 कैटेगरी में टोटल ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो इनका भी अनाउंसमेंट हमारी जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसने किया था। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ध्यान रखिए 29 अगस्त 2020 को होगा, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट डे भी है। तो ये भी आपको एक प्रश्न याद रखना है कि नेशनल स्पोर्ट डे हमारा कब होता है, तो वो है 29 अगस्त 2020, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। There is a very important fact in this National Sports Award news, that is there are 8 parasport personalities named in the Sports Award 2020। यहाँ पर इस बार हमने 8 दिव्यांग खिलाड़ियों को भी शामिल किया है जो 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल रहेंगे। तो अगर हम देखें एक लुक कि किस किस को मिले हैं ये पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो टोटल 5 खिलाड़ियों को ये मिला है। पांचों खिलाड़ियों के नाम और उनके स्पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, विनीशा फोगाट जो हैं वो रेसलिंग की खिलाड़ी हैं, और रानी रामपाल जो हैं वो एक हॉकी प्लेयर हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए इस बार पहली बार हुआ है, 2020 में पहली बार है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए टोटल 5 खिलाड़ियों को चुना गया है, 5 खिलाड़ियों को नेम किया गया है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, रानी रामपाल जो हैं, तो रानी रामपाल वैसे तो तीसरी हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको ये प्राइज मिल रहा है, बट पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिल रहा है। इससे पहले 3 क्रिकेटर रहे हैं जिनमें शामिल था नाम सचिन तेंदुलकर का, जिसमें शामिल था नाम MS धोनी का जो कि अभी रिटायर हुए हैं, और जिसमें नाम था हमारे विराट कोहली का जो अभी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में हैं। तो ये तीनों ही इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद अब ये रोहित शर्मा को दिया गया है। अगर आगे इन अवार्ड्स की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड 13 दिए गए हैं, कोचेस को दिया जाता है, जो हमारे कोचेस होते हैं तो उसमें से बेस्ट कोचेस को दिया जाता है। 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक रेगुलर कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में टोटल 8 कोचेस हैं और रेगुलर कैटेगरी में टोटल 5 कोचेस हैं। ऐसे करके 13 द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन जो आते हैं वो स्पोर्ट्स पूछ जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए रोमेश पथानिया किस खेल से संबंधित हैं, तो रोमेश पथानिया जो है हमारे वो हॉकी से संबंधित हैं। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन याद करने हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 13 है, ये भी आप याद कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला जो स्पोर्ट है वो है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 27 इस बार दिए गए हैं। यहां पर भी पूरी लिस्ट मैंने दी है आपको, ये आपको याद कर लेनी है पूरी लिस्ट। इसमें भी आप नाम और खेल याद करिएगा। पूछेगा ऐसे ही कि मनु भाकर बताइए किस गेम से रिलेटेड हैं, तो मनु भाकर है हमारे शूटिंग से संबंधित। हमारे जो काले सरिका सुधाकर हैं ये किस गेम संबंधित है, तो खो खो से संबंधित हैं, ये खो खो की खिलाड़ी हैं। तो ऐसे करके आपको यहां से ध्यान में रखनी है ये बातें। अर्जुन अवार्ड के बाद अगर नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। 16 अवार्ड दिए गए हैं, 16 खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए हैं। तो यहाँ भी पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट भी आपको याद कर लेनी है। इनके नाम और स्पोर्ट्स जरूर याद करिए, यही हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, यही हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बार बार। जैसे आपसे पूछूं अगर नेत्रपाल हुडा ये किस गेम से संबंधित हैं, तो नेत्रपाल हुडा ये लिखा हुआ है रेसलिंग से संबंधित हैं, जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2020 में। तो ऐसे सारे क्वेश्चन है, इनको याद करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अगला कुछ डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद कर लेने हैं। ये मई के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको मैं लेके आया हूं, इनको याद करना है आपको। तो मई का जो पहला संडे है, फर्स्ट संडे ऑफ मई जो है, इसको हम वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए हंसना या लाफ्टर एक थेरेपी है ना, एक हीलिंग थेरेपी है। ये तो अब डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जितना आप खुश रहते हैं, जितना आप सही रहते हैं, वही उतना आपकी बॉडी को हील करता है। तो इसी के लिए अवेयरनेस करने के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। दूसरा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा के जो मरीज हैं उनके प्रति जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करने के लिए, जो अस्थमा डिसीज है उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे 4 दिवस और आपको याद करने हैं। 4 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ऐसे 7 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करने के लिए दिवस मनाते हैं। देखिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपको याद करने हैं। इसमें से 8th ऑफ मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है ना, और 11th ऑफ मई को हम सेलिब्रेट करते हैं देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है ना। ये दो आपको बहुत ध्यान से याद कर लेने हैं। इसके अलावा वर्ल्ड अस्थमा डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको याद करना है। बाकी तीनों मैंने अलग से ऐड किए हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। आज के दिन से संबंधित जो फैक्ट आपको याद करने हैं, देखिए टाटा स्टील का नाम सभी ने सुन रखा है, जो भारतीय कंपनी है स्टील की। तो इसके जो
ओनर थे इन्होंने, जिन्होंने शुरुआत की थी, उनका नाम था दोराबजी टाटा। ठीक है, तो दोराबजी टाटा आज ही के दिन 27 अगस्त 1859 को इस देश में उन्होंने जन्म लिया था। ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 27 अगस्त 1859 को वो इस देश में जन्मे थे। अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो 1870 1870 में आज ही के दिन इंडिया का पहला ट्रेड यूनियन भी स्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम था श्रमजीवी संघ। ये भी आपका रखना है, श्रमजीवी संघ कब बना, और इंडिया का फर्स्ट ट्रेड यूनियन भी यही था, ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना। थर्ड फैक्ट की बात करें तो एक नाम हम सभी ने सुन रखा है, ग्रेट खली। तो ग्रेट खली का असली नाम जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आज बताता हूं, दिलीप सिंह राणा इनका असली नाम है। ये ग्रेट खली WWE फाइट्स में लड़ते हैं और दिलीप सिंह राणा इनका असली नाम है। तो आज इनका भी जन्मदिन है, आज ये पैदा हुए थे, आज ही जन्म लिया था। 1972 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 27 अगस्त को। देखिए लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1999 में सोनाली बनर्जी इंडिया की फर्स्ट फीमेल मरीन इंजीनियर बनी थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल मरीन इंजीनियर सोनाली बनर्जी 1999 में 27 अगस्त को ही बनी थी। तो ये थोड़े से पॉइंट आपको इतिहास के याद करने हैं आज के दिन से संबंधित। आगे अगर बात करें तो कुछ हमारे पास साइंस के फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। कुछ ये अलॉय हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको याद करना है, एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि ब्रॉन्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच, ठीक है, या ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच, या शोल्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच। तो आपको ये अलॉय याद करने हैं। अलॉय ध्यान रखिए, पहला जो अलॉय है यहां पर वो है ड्यूरालियम। ठीक है, ये ड्यूराल्यूमिन जो है ये दो कॉम्बिनेशन से बनता है, एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलकर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे जो हमारा ब्रास है, जो हम लोग घरों में डेली यूज के कुछ आइटम्स हैं उनमें यूज करते हैं और भी तमाम कामों में इसका यूज करते हैं। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। ठीक है ना, कॉपर और जिंक यहां पर काम करते हैं, कॉपर और जिंक। देखिए कॉपर जो है ना वो एक मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है ना, सिल्वर वैसे तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बट हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं क्योंकि सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ध्यान रखिए कॉपर क्या है, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रास जो है वो ब्रास दो लोगों से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता। ऐसे जो हमारा ब्रॉन्ज है, जो उसके मेडल भी होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह, तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। देखिए ब्रास और ब्रॉन्ज में एक ही का अंतर है, वहां पे जस्ता है और यहाँ पर क्या है, टिन है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो हमारी इनवॉर अलॉय है इसमें दो चीजें होती हैं, आयरन और निकल। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनवॉर में आयरन और निकल है। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेनलेस स्टील और जर्मन सिल्वर। ये कई एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। स्टेनलेस स्टील की कई सारी चीजें भी हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो इसमें मेनली तीन चीजें होती हैं, आयरन, क्रोमियम और निकल। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकल ये तीनों से मिलकर बनता है। काफी समय से हो रहा है और कई बार एग्जाम में बन चुका है ये। तो कॉपर, टिन और जिंक, इसमें दो चीजें तीन चीजें ये ऐड होती हैं, कॉपर, टिन और जिंक। इसको हमने समझ में आ गया। सोल्डर के बारे में हम सभी जानते होंगे, सोल्डर हमने शायद देखा हो, कुछ लोगों ने देखा होगा। जो हमारे कॉपर के वायर होते हैं, जो एल्यूमिनियम के वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनको ऐड करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, लेड और टिन से मिलकर ये बना होता है, ये आपको ध्यान करना है। ऐसे जो हमारा इलेक्ट्रम है ये भी दो चीजों से मिलकर बना है, गोल्ड और सिल्वर। और ऐसी जो हमारा कॉन्स्टेंटन है ये भी दो लोगों से मिलकर बना है, जो इनके नाम है कॉपर और निकल। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन आपको याद कर लेने हैं, हमारे एक वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं इनमें से कई सारे। तो आपको ये सीधे सारे कॉम्बिनेशन याद कर लेने हैं, बिल्कुल ऐसे इनको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आज का हमने टॉपिक समझा है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कुल कितने स्तंभ हैं, हाउ मेनी मेन पिलर्स आर देयर इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो मैंने बताया था आपको कि यहां पर 4 मेन पिलर्स हैं और 11 सब पिलर्स हैं इस इंडेक्स में। तो अपना आंसर 4 है क्योंकि यहां पर पूछा गया है मेन पिलर्स। किसने बनाई थी, तो नीति आयोग ने ये रिलीज की है एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ऐसा मैंने आपको बताया था। गुजरात इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, ये भी हमने पढ़ा था। गुजरात जो अपना राज्य है वो इसमें टॉप पर रहा है, ये हमने इसको देखा था, पढ़ा था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग इज इंडिया अ टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएनएससी। भारत कब तक यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहेगा या है। तो मैंने आपको बताया था 2021 तक ये रहेगा, अभी हमने पढ़ा था। भारत के साथ एक और देश का नाम पढ़ा था, वियतनाम। वियतनाम भी यूएनएससी का एक नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2021 तक रहेगा। देखिए अभी हाल फिलहाल यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5, उसमें से केवल चीन को आप छोड़ दीजिए।
ठीक है, चीन के अलावा जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, फ्रांस है या ब्रिटेन है या रूस है, ये चारों पांचों देश ही जो है ना, ये चारों देश जो हैं ये इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के फेवर में हैं। बट चीन क्या करता है, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को उसमें शामिल नहीं होने दे रहा, वरना अगर ये नहीं होता तो भारत अब तक परमानेंट मेंबर बन गया होता। हालांकि भारत की जो टीम है, जो भारत के ऑफिसर्स हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं इस काम में कि भारत को यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड फॉर मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? अभी हमने पढ़ा, किरण नाम की ये हेल्पलाइन है, टोल फ्री नंबर्स में दिया जाएगा। जितने भी लोग मेंटल स्ट्रेस में हैं या किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ के इश्यू हैं उनको, तो वो इस पर कॉल कर कर अपने को फर्स्ट एड या साइकोलॉजिकल को सपोर्ट ले सकते हैं। टोटल 13 लैंग्वेज में ये काम करेगा। हमारे पास टोटल 668 इस समय वॉलंटियर मनोचिकित्सक हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं इस समय थावर चंद गहलोत। ये हमने भी पढ़ा था, इसको आपको ध्यान में कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलोमी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हमने अभी पढ़ा कि पोलोमी हमारे देश में टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल ही अपना रिटायरमेंट लिया है टेबल टेनिस से एट द एज ऑफ 37। 3 इन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती थी और 7 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने जीती अपने पूरे करियर में। 2016 के बाद से इनएक्टिव हो गई थी और अभी इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है। पोलोमी टेबल टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया। आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? अभी हमने पढ़ा कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टोटल कितने मिले हैं? 5 मिले हैं। उसमें से एक है रानी रामपाल, जो वैसे तो तीसरी हॉकी प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, लेकिन शी इज द फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर हु रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। देखिए, क्वेश्चन के ऑप्शन जो है यहाँ पे मैंने कुछ सेम दिए हैं, है ना। हमारे एग्जाम में भी यही होता है एग्जैक्टली। जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही सेम होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट नाम याद करना बहुत जरूरी है। रानी रामपाल इनका नाम है, जिनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में। आगे हम बढ़े। मिलान वॉर प्रैक्टिस टेक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज? हमने अभी पढ़ा था, इंडिया और वियतनाम के बीच में ये मिलान एक्सरसाइज होती है। एक तरह की नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, जो इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। अभी 17th ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, तब हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये मिलन की मीटिंग हुई थी। वियतनाम की करेंसी एक बार फिर से याद कर लीजिए, डोंग। मैंने आपको बताया था डोंग इसकी करेंसी थी और हनोई इसकी कैपिटल थी, ये हमने अभी पढ़ा था आज के लेक्चर में। डोंग करेंसी है इसकी और हनोई क्या है? वियतनाम की कैपिटल है, ये आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? देखिए, नीति आयोग के बारे में अभी पढ़ा हमने। कौन सी इसने इंडेक्स शुरू की है? तो वो थी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं उसके संबंध में इंडेक्स जारी की थी, गुजरात ने टॉप किया था। तो नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ा। इसके उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, वो कौन है? राजीव कुमार इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं। हमने इसके बारे में 3-4 बातें पढ़ी थी, ध्यान कर लीजिए। इसके जो चेयरमैन हैं वो हमेशा कौन रहेंगे? चेयरमैन हमेशा कौन रहेंगे? वो रहेंगे भारत के जो पीएम होंगे, वही इसके चेयरमैन रहेंगे। वाइस चेयरमैन हमने अभी देखे यहाँ पे राजीव कुमार हैं। इसके अलावा इसके हमने सीईओ के बारे में पढ़ा था, जो कि थे अमिताभ कांत। इसका नाम हमने देखा था अभी, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं इस समय। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 3 फुल टाइम मेंबर्स भी थे, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। फुल टाइम मेंबर्स जो थे वो 3 थे। ये नंबर आप ध्यान करिए, एग्जाम में नंबर भी पूछ सकता है कि नीति आयोग में कितने फुल टाइम मेंबर्स हमारे पास हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने हैं। टोटल 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं। साथ में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अपना जो 2018 में जो प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को भी नीति आयोग में इनवाइट किया था फॉर ओनली कंसल्टेशन और सजेशंस ऑन सम इश्यूज। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर कब ऐड किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2018 में ऐड किए गए। ठीक है ना। ये बाकी नाम जो लिखे हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए, अमिताभ कांत का नाम तो हमारे पास आ ही गया है, ये हमारे पास सीईओ हैं नीति आयोग के। जो उर्जित पटेल हैं, ये उर्जित पटेल अभी हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अभी हमारे पास शक्तिकांत दास जी हैं जो आरबीआई गवर्नर हैं इस समय। एस जयशंकर का नाम हमने आज ही लिया है। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, इस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री होने से पहले हमारे एक विदेश सचिव रह चुके हैं, कई देशों में इन्होंने काम किया है, स्पेशली चाइना और अमेरिका में इन्होंने काम कर चुके हैं पहले भी, तो हमारे विदेश सचिव थे, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं।
आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।